नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो इसी विषय में आज बहस भी होगी, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंकड़े समझा दूं कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 54.58% मतदान हुआ। टीकमगढ़ में 57.19% मतदान हुआ है। तो अगर दमोह की बात करें तो 53.66% वोटिंग हुई है। खजुराहो में 52% मतदान हुआ है। तो सतना में 57.18% मतदान हुआ है। रीवा में 45.02% मतदान हुआ है। होशंगाबाद में 63.44% वोटिंग हुई है। तो साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से अच्छा वोटिंग परसेंटेज सेकेंड फेज में छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में अब तक 72.13% वोटिंग हुई है। कांकेर में 73.5%, तो महासमुंद में 71.13% वोटिंग, राजनांदगांव में 71.87% मतदान हुआ है। तो देखिए, सुबह से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में तो ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर सेकेंड फेज में कम वोटिंग देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण के 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ। टीवी स्क्रीन पर वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए आप कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब नतीजे बताएंगे कि किस पर जनता इस बार भरोसा जताती है, और इसी विषय में हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हितेश बाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। स्वदेश शर्मा है जो कि कांग्रेस पार्टी से इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और पंकज जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। उनसे भी चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या कहता है वोट प्रतिशत और क्या एनालिसिस इनका। और सबसे पहले हितेश जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 29 की 29 सीटें हम लेकर आ रहे हैं। अभी आज फिर आप यही दावा करेंगे? पहले चरण में भी आपने कहा था कि जो 6 सीटों पर मतदान हुआ है हम ही जीत दर्ज कर रहे हैं, और आज की 6 सीटों पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, और अब जो वोटिंग पैटर्न है जिसको यदि आप देखेंगे तो वोटिंग पैटर्न ये फिर एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वन साइडेड इलेक्शंस की तरफ सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और चूंकि इसमें शहरी क्षेत्र की सीटें ज़्यादा है, कंपेयर करें, पिछली बार ट्राइबल बहुत थी, तो हमारा चुनौती हमें भी पता है कि इस बार इन सीटों पे कम थी। और हम अगले जो राउंड्स हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, इसकी तरफ अब कल से ज़्यादा ध्यान देंगे। आज जो मेन राउंड है, ये हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा राउंड पूरा हुआ है और स्थिति बिल्कुल कंफर्टेबल है। 29 की 29 सीटों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कैंपेन भी भाग्यवश हमारा वन साइडेड सा हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी रैलियां रोज हो रही हैं लगभग, चाहे अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, नड्डा जी हों, या कोई भी हमारे सभी लीडर्स जो हैं स्टार कैंपेनर्स, वो सभी फील्ड में हैं, और हम सभी लोग उनकी सभाओं के माध्यम से अपने मैसेज को कैरी कर रहे हैं। और मेरा फिर वही सवाल जो पिछली बार मैंने आपसे पूछा था, यदि आप कंपेयर करें स्टार प्रचारकों की सूची को, एक और भाजपा के जो मध्य प्रदेश के बाहर के टॉप 20 स्टार प्रचारक हैं उनको लीजिए, और कांग्रेस के लीजिए टॉप 20 जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, दोनों के दौरे, दोनों की सभाएं, दोनों की उपस्थिति, तो आप पाएंगी कि हम जनता के बीच हैं और उत्साह के साथ हैं, और जनता हमसे संवाद भी कर रही है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, तो स्वदेश शर्मा जी सुन रहे हैं ना आप? हितेश जी क्या कह रहे हैं कि हम तो कंफर्टेबल हैं, आप लोग कितने कंफर्टेबल है ये बताइए। और ये बार बार सवाल उठ रहा है और ये दिख भी रहा है तस्वीरों में। सर, क्यों कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना इनएक्टिव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, जिससे आपसे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है? रसिका जी, मैं कोई शंकराचार्य नहीं हूँ, मैं कोई जोशाचार्य नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का।
मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए और माननीय अमित शाह जी की देख लीजिए। आज यहाँ तक उन्होंने राजगढ़ में ऐसा भाषण दिया है जो बड़ा शर्मनाक और दयनीय, उनके चेहरा देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के दया आती है। और उनके लिए तो डू एंड डाई वाला चुनाव है। उनको ये पता है कि अब जरा से भी चूके गए तो जो हमने किया है 10 साल में, इसका हिसाब जनता लेगी और आने वाली सरकारें ऐसी कार्रवाई करेंगी कि ऐसे कामों को दोबारा पुनरावृत्ति ऐसे कामों की कभी नहीं होगी। जिस तरह से देश को छला है, जिस तरह देश चलिए को बता ठगा है। दीजिए 29 में कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग मध्य देखिए, प्रदेश में? तभी तो मैं कोई जोशाचार नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ, आज जो जिन 6 सीटों पर चुनाव हुआ है, इन 6 सीटों पे जो मतदान हुआ है इसका आप देख लेंगे तो जिनके जो बड़े नेता हैं, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इसीलिए गिराया, इसीलिए बौखलाया, इसलिए हिंदू मुस्लिम करने लगे कि पहले फेज का उनको पता है कि उसमें 50% से भी कम सीटें उनकी आने की संभावना है। और अब आज जो चुनाव हुआ है कमोबेश वही स्थिति, इसमें एक आध घंटे बाद और खबरें छन के आ जाएंगी, आपको भी और हमको भी। मैं ये समझता हूँ अब जुट गया है इंडिया, लड़ रहा है इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ भी प्रयास कर लें, कुछ भी किसी भी निचले स्तर पर तक चले जाएं, लेकिन देश सब जानता है, देश ने इतिहास देखा है, पढ़ा है। नई पीढ़ी को आप बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि उनको पता है कि 18 साल के वोट का अधिकार कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया है। तो उन्होंने वोट डालते समय ये देखा है कि हमें अपनी वोट की कीमत को पहचानना है, हमें बहकावे के नारे में नहीं आना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए चिंतित है कि वोट परसेंट, आपने देखा होगा इन्होंने कहा है पहले इन्होंने कहा अपने बूथ चलो, तो कोई अपने बूथ नहीं गया। इन्होंने फिर कहा कि हमारे बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, फिर बूथ परसेंट क्यों डाउन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता सवेरे 6 बजे उठ करके हर 6 घरों में जाएगा, 6 घरों के पूरे परिवार को लेकर वोट डलवाने जाएगा। अरे भाई कहाँ गए वो आपके 6 कार्यकर्ता? मैं ये समझता हूँ आयातित नेताओं से इनने पार्टी को भर लिया है। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है स्वदेश जी, तो मतलब आप लोगों को फायदा मिलेगा इससे? रसिका जी वही तो बता रहा हूँ कि वोटिंग परसेंट इसलिए कम हुआ है कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि वोटिंग परसेंट बढ़े, पर इनका देवतुल्य कार्यकर्ता घर बैठ गया है। चाहे भाजपा के सांसद भोपाल की बात कर लो, चाहे भाजपा के सांसद ग्वालियर के की बात कर लो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात कर लो, इनके देवतुल्य कार्यकर्ता बड़े से लेकर छोटे तक घर में बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने आयातित लोगों से जो पार्टी को भर लिया है। तो वो कह रहे हैं कि आपने 25,000 लोग शामिल कर लिए, उन्हीं से काम करवा लो ना, और वो कर नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं वो लोग जिन्होंने अपने दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में ईडी, सीबीआई जो भी बना है, धन बल बाहुबल जो भी इन पर बना, उन पर दबाव डाल के अपने साथ ले लिया है। और लौटने का सिलसिला भी आपने देखा होगा पहले फेज में कि महापौर छिंदवाड़ा लौट के वापस आया उसी दिन और कमलनाथ जी के पक्ष में वोट मांगने की। लौटूंगी आपके पास, एक बार पंकज जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीति को भी बखूबी समझते हैं। पंकज जी, अभी आप दोनों की बात सुन रहे थे और वोटिंग परसेंटेज जो सेकंड फेज में देखने को मिला, पूरा एनालिसिस चाहेंगे हम दर्शकों के लिए, क्या आप एक बार कर दें? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल तो पैदा करता है, क्योंकि ये कहना कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो वो भाजपा की नाकामी है, या भाजपा के लिए ये मानना कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो ये निश्चित तौर पे दोनों के लिए मुश्किल है। और जब हमने देखा कि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसके बाद भाजपा के कैंपेन में और गति आई, लेकिन इस चरण में और कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। खासकर आप रीवा सतना का ट्रेंड देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होना दोनों के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर फिर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछली बार की जो जीत थी वो 3 लाख 4 लाख या 2 लाख की थी, इससे कम की जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। अब वोटिंग परसेंटेज यदि 80 से घटकर 50-54 पे आ जाता है तो ये मानिए कि थोड़ी सी लड़ाई बराबरी पे आती हुई दिखाई देती है, और अभी आने वाले चरणों में इसमें और मुश्किल आ सकती है। मैं इसलिए निश्चित तौर पे मानता हूं कि वोटिंग परसेंटेज कम आने से दोनों ही दल मुश्किल में होंगे। खासकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी स्वदेश जी ने कहा कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है, 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार, तो इसमें निश्चित तौर पे आगे पीछे जो भी होगा ज्योतिष कोई भी नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर 370 वोट नहीं बढ़ रहे हैं तो 370 वोट बढ़ने के बजाय मुझे लगता है कि करीब 37,000 या कुछ वोट कम हो गए हैं हर बूथ पे, या 37,000 तो नहीं होते हर बूथ पे, लेकिन 370 नहीं, उससे 3 गुना वोट तो कम हो ही गए हैं, इसलिए इतना परसेंटेज डाउन है। तो उसको कवर करने के लिए क्या किया जाएगा? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मकसद था कि इस चुनाव में टोटल वोट का 50% वोट हासिल करना, क्योंकि 50% वोट अभी तक इतने बहुमत के बाद भी नहीं मिल पाए हैं। तो पूरी दुनिया में या देश में एक बताने की बात होती है कि आपको 50% लोग भी नहीं चुनते हैं,
आप हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो उस 50% का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही थी कि इस बार 50% से ज़्यादा वोट हासिल करना है, अब यहाँ तो टोटल वोट परसेंटेज 50 के आसपास जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो उसको भी निश्चित तौर पर झटका लगा है और एक बड़े कैंपेन को दोबारा देखने की जरूरत दोनों पार्टियों को पड़ेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं से हमारे साथ राजनांदगांव के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है और उनके सामने है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो दे दिया है, अब नतीजे जब तक आएंगे तो थोड़ा तो डर लगता है और हर प्रत्याशी को डर लगना भी लाजमी है। संतोष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। सर, सेकंड फेज का इलेक्शन संपन्न हो चुका है, राजनांदगांव में अच्छी खासी वोटिंग भी हुई है, आप मौजूदा सांसद भी रहे हैं और फिर एक बार आप पर दाव चला गया है, ईवीएम में आपकी किस्मत कैद हो चुकी है, डर तो नहीं लग रहा है सर? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का और किसी भी, मेरे को नहीं, किसी को भी एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को भी खड़ा कर देते तो उसके पीछे पूरा संगठन लड़ता है, संगठन खड़ा होता है, पूरा तंत्र काम करता है। उसी प्रकार से पूरा संगठन मेरे साथ लगा हुआ था। और एक उदाहरण और बताऊं मैं कि हमारे यहाँ साजा विधानसभा का नाम आपने सुना होगा, वहाँ तो एक ईश्वर साहू को टिकट दिए और उन्होंने हराया किसको? सामान्य साधना सा, वो रविंद्र चौबे को निपटा दिया। तो हमारे यहाँ यदि मिट्टी के, माटी के पुतला बना करके भी यदि और प्राण फूकने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है और वो पुतला भी लड़ सकता है, तो सवाल ही नहीं है। माननीय मोदी जी का, उनका जो काम, उनकी उपलब्धियां और क्षेत्र में जो काम हुए हैं, और वो पूरा मोदी में जी कमल खिले, कहीं किसी का कोई संदेह नहीं। ठीक है, कमल खिलेगा, लेकिन आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वो भी लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार जीत तो मैं ही दर्ज कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लगातार प्रचार प्रसार में आप व्यस्त रहे होंगे और आज कहीं ना कहीं थोड़ा एक रिलैक्सेशन भी आपको हो रहा होगा, या इसके बाद भी दूसरे प्रत्याशियों के प्रचार में जुट जाएंगे? आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ अभी चुनाव बाकी है, हमारा सीट तो संपन्न हुआ है, किंतु हमारे पड़ोसी सीट में भी जाने का है, और किंतु किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है जी, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, एक बार जल्दी से बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें ला रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार? छत्तीसगढ़ में 11 में 11 सीटें लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बस्तर से लेकर के और सरगुजा तक, आज जो मैं अपने 8 विधानसभा में घुमा हूँ, 8 विधानसभा इस समय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2019 में तो 1,11,000 वोट से हम जीते थे। इस समय वोट का आंकड़ा, लीड का आंकड़ा बढ़ने वाला है। और जैसे मीडिया कहती थी ना कि बस्तर का क्या होगा, सरगुजा का क्या होगा विधानसभा के समय, आप देखेंगे इस समय 11 में 11 जीतेंगे। ठीक है, चलिए, बड़ा दावा संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनांदगांव के कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष पांडे जी तमाम बातचीत करने के लिए। हमने सुना पंकज जी क्या कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है तो क्या क्या स्थिति बन सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने रीवा का जिक्र किया। मैं रीवा का जिक्र आपसे इसलिए कर रही हूँ कि रीवा में एक समाज आप लोगों से नाराज भी चल रहा था। वोटिंग प्रतिशत कम होना क्या उन्हीं की नाराजगी बता रहा है या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है? देखिए, ये सब नतीजों के पहले के आप लोगों के विवरण हैं, तो इसमें बहुत कुछ सच हो सकता है, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। तो मैं ऐसी सब बातों को सिरे से नकारता हूँ जो नकारात्मक है, और मैं परिणाम को पॉजिटिव रूप में लेता हूँ। और इसीलिए आप मानकर चलिए, हमारा ओवरऑल असेसमेंट जो है वो 29 आउट ऑफ 29 है, इंक्लूडिंग रीवा। तो ठीक है, वोटिंग परसेंटेज को हम भी देख रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का कम होना मल्टी डायमेंशनल इशू है, पंकज जी ने भी उसी ओर इशारा किया। तो बहुआयामी जब कोई विषय होता है तो स्वाभाविक है कि हम यदि उसके स्टेक होल्डर हैं प्रक्रिया के, तो एक आयाम हमारे नाम पर भी होगा।
तो इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो बहुआयामी है, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल फैक्टर है वो। पर हमारा आज भी मानना है कि डाले गए वोटों में 51% वोट का, जैसा पंकज जी ने बोला, हमारा लक्ष्य था। और पंकज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ईश्वर ने चाहा और हम आप सब लोग बैठे 4 तारीख को, तो वो 51% पोल्ड वोट का हम आपको दिखाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हमारा वो लक्ष्य है, तो हम कार्यकर्ताओं ने उस लक्ष्य के लिए मेहनत करी है और जनता का समर्थन हम देख रहे हैं। और जो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिस ओर मैं आपको चाहूँगा, और इम्पॉर्टेंट है वो, इलेक्टोरली इम्पॉर्टेंट है, जब एक दल ही प्रयास करता दिखता है, एक दल ही लोगों के बीच जा रहा है। यहाँ तक स्थिति है कि आपने भोपाल में भी देखा होगा, तो भोपाल के कांग्रेस प्रत्याशी का कैंपेन अभी तक देखा नहीं होगा आपने, ना उनके कार्यालयों की स्थिति को आपने देखा होगा, जबकि आपने हमारे सब कार्यालयों को खुलते देखा प्रत्याशियों की सूची जारी होने से पहले। इसी प्रकार आप इंदौर चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, आप होशंगाबाद में देख लीजिए, छोटी सी जगह है। तो मुझे लगता है कि ये अंतर बहुत स्पष्ट है, और आपके दर्शक तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं रसिका जी, वो सब जानते हैं कि उनके क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रचार का क्या स्तर है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का उनके बीच आना कितना फ्रीक्वेंट है। तो मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है, हम लोकतंत्र के इस उत्सव में एक जिम्मेदार भागीदार होने की वजह से हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए, सुबह से शाम तक कितनी सभाएं, रोड शो कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं सब। और मुझे लगता है जो मेहनत करेगा, जन आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए स्वदेश जी, फिर वही बात आ गई, प्रचार प्रसार की बात, कि एक तरफा प्रचार हो रहा है, और ये वाकई में क्यों ऐसा हो रहा है सर? मध्य प्रदेश में 1 सीट अभी आप लोगों के पास है, छत्तीसगढ़ में अभी 2 सीटें आप लोगों के पास है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से नकारा है, अलग अलग प्रदेशों में दौरे हो रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में उतना एक्टिवनेस क्यों? जबकि छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, बहुत कम सीट है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री लगातार वहां पे पहुंचते हैं, अमित शाह गृह मंत्री पहुंचते हैं, अगर हम जेपी नड्डा की बात करें वो भी पहुंच रहे हैं लगातार। तो जनता के बीच में ये मैसेज तो जा रहा है, अब इसमें बायसनेस नहीं है, ये मैसेज जा रहा है क्योंकि मैं 22 लोकसभा सीट घूम चुकी हूँ और ये जनता कह रही है। तो आप लोगों को नहीं लगता ये चिंता का विषय है, इस पर चिंतन करना जरूरी है? रसिका जी, आप खुद समझिए इस बात को, भारतीय जनता पार्टी अगर परेशानी में ना होती या चिंता की लकीरें माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर ना दिखाई देती, अगर ये जानते नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में चल रही है, चाहे मणिपुर को ले लो आप, चाहे वहाँ तक पहुँच जाओ आप, तो कश्मीर तक, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब। सुन तो लीजिए, वहीं जा रहा हूँ मैं, वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप परनिंदा से बाहर नहीं आ रहे हो, इसलिए टोक रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप कांग्रेस में बता ही नहीं रहे हो, मैं वही आ रहा हूँ। कब आपके नेता फील्ड में आएंगे? आई नहीं रहो। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ आ रहे हो ना जनता में, भारतीय जनता पार्टी, फिर भाजपा पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका जी, सोनिया जी, क्योंकि खड़गे जी, राहुल जी कब आएंगे? इलेक्ट्रल बॉन्ड की सूची में देख लीजिए, तो आपके पास धन का अभाव नहीं है, आपका हर जिला स्तर पर कुछ है नहीं कार्यक्रम, कार्यालय है आपका, देश में दिल्ली में केवल भाषा नुमा कार्यालय है, आपके पास कोई कमी नहीं है। अगर आप परेशान न होते, आपका बताइए। जवाब ये दीजिए ना, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए स्वदेश जी, ये जवाब दीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को इस तरीके से नकार रहा है, जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी भी कारगर साबित हो रही है और ये मैदान में भी उतरे हुए हैं? इनकी स्ट्रेटजी कतई कारगर नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो ये 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम नहीं करते, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का काम नहीं करते। इनको पता है कि ये चुनाव हार चुके हैं, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, आप बता दीजिए, राजनीति में हो गए, प्रधानमंत्री को इतने पूछो, माधो की बताते देखा। आज ही अमित शाह जी ने जो भाषण दिया है, जनाजा निकाल दो, जनाजा का मतलब क्या होता है? अर्थी निकाल दो। कुल मिलाकर के प्रभु कांग्रेस का बताओ क्या कार्यक्रम है? ये बौखलाहट है। देखिए डॉक्टर हितेश कंफर्टेबल है, इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस कहां है? नींद उड़ी है, नींद, और नींद नहीं उड़ी होती तो मध्य प्रदेश में 8 दिन के अंदर 5 दौरे कर जाना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप देखिए, जादूगर हम नहीं है, हम कोई जोशाचार नहीं है, मेहनत तो करो, परिणाम आएगा ना डॉक्टर साहब, परिणाम आएगा। 4 जून को यही मिलेंगे, यही मिलेंगे और आप विपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, और हम
हम सत्ता के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हो। अरे शुभकामना, जाओ तो सही जनता के बीच में, यही कह रही रसिका जी। अरे आपके नेता जा क्यों नहीं रहे? जनता के बीच में ही है। कहाँ है राहुल जी? अरे कहाँ है प्रियंका हमारे गांधी? पार्टी के कहाँ है राष्ट्रीय सोनिया अध्यक्ष गांधी? खड़गे साहब ने कार्यक्रम किया, यहाँ आए कि नहीं कार्यक्रम। आए? आपने देखा होगा, एक कार्यक्रम रोड शो हुआ है, एक कार्यक्रम, लगातार तैयारियां चल एक रही कार्यक्रम। है। अभी प्रियंका जी मुरैना आने वाली है। मैं समझता हूँ हर अरे जगह ये कान प्रोग्राम बंद है, चल रहा है। सुनते-सुनते अभी कि 2 वो फेज में बिल्डर 12 है। ठीक है, तो जुड़ा हुआ देखिए है। 4 जून को हम बात भी करेंगे और स्वदेश जी को भी बुलाएंगे, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को भी बुलाएंगे और हम पंकज जी को भी बुलाएंगे, क्योंकि वो चश्मदीद थे, देख रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं और तीनों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या आप लोगों ने दावे किया थे। विस्तार न्यूज से, विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने आपने ये बात की थी। यूपी लिए चलती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करने पहुंचे हुए हैं बरेली और जनता का अभिवादन व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे। भगवा में नजारा, तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता का अभिवादन व्यक्त कर रहे हैं और फिर एक बार तस्वीरें यूपी से सामने आ रही है। यूपी की बरेली की तस्वीरें हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, हाथ में कमल का फूल लिए जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री खुद भगवा में नजर आ रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता और हर बार अलग अंदाज में देखे जाते हैं, तो उनका अंदाज देखिए, भगवा में तरीके से बरेली को सजाया गया और साथ ही जो उनकी रथ तैयार की गई है वो भी भगवा है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग प्रत्याशी के लिए जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो देखिए 2 दिन पहले की तस्वीर मैं आपको याद दिलाती हूँ, भोपाल को भगवा में किया गया था और आज की तस्वीर जो बरेली की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो तस्वीर भी बयां कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कहीं पर कोई चूक हो जाए। तो इस पर भी चर्चा करूंगी। स्वदेश जी तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार मैं इसी कैंपेनिंग की बात कर रही थी कि बीजेपी की कैंपेनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों के दिल तक पहुंच जा रहे हैं और ये मैं नहीं, जनता कह रही है। देखिए इनका काम ही है प्रचार प्रसार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रचार मंत्री हो चुके हैं और प्रचार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। दिन में 4 सूट बदलना, 1.5 लाख रुपए के पेन लगाना और ये यहाँ तक कि उनके श्रृंगार के लिए अलग से लोग लगे हुए हैं। तो ये भेष बदल के प्रस्तुत होना, लेकिन पढ़ा लिखा समाज समझ चुका है इस बात को कि ये भगवा का जो ढोंग कर रहे हैं, जो पाखंड दिखा रहे हैं, क्या वो उस तरह के हैं? ये युवा पाखंड है भगवा का। अभी यार ब्लैक सूट पहन के आ जाएंगे, टाई लगा के आ जाएंगे, को हैट लगा के आ जाएंगे, उनका कुछ मत कहो, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ जायज़ है उनके लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है? रहा सवाल अगर आम तौर पे कोई व्यक्ति हो तो उसका एक अपना ड्रेस कोड होता है सेट, कि हमें राजनीति में है हमें क्या पहनना है कपड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा पैंट शर्ट पहन लेगा, सफारी पहन लेगा, कुर्ता पजामा पहन लेगा। लेकिन ये तो इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं कि उस पर ही डिबेट हो जाए, पता चला कि मीडिया में वही दिखाई दे रहा है, तो उन पर मत जाइए। लेकिन आज देश जान चुका है अच्छे से, बहुत अच्छे से देश जान चुका है। देखिए आप माननीय प्रधानमंत्री क्या पहने, भगवा में उन्होंने धोती पजामा ही है ना। तो अरे सुन तो लीजिए आप, जो भगवा धारण किया है उन्होंने, कमल के फूल को भी भगवा कर लिया, गाड़ी को भी भगवा कर लिया। अरे दिल भगवा हो जाता तो मान लेते हम। भगवा का अर्थ ये है कि हम सनातन की रक्षा करें। सनातन हमें ये नहीं सिखाता कि हम आपस में भेदभाव करें, हम हिंदू मुस्लिम की बात करें। सनातन हम ये कहता है कि देश में, विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, इंसानों को छोड़ दीजिए, उनसे भी हम प्रेम करें, हम खाई पैदा ना करें। तो भगवा का अर्थ बड़ा गहरे, आप तो पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है पंडित जी, आप समझिए इस बात को। भगवा का अपमान, एक बहुत विनम्र निवेदन है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भगवा देखकर भड़कते क्यों हैं कांग्रेस के लोग? क्या उसमें ऐसा है बताइए? अरे हमें भगवा पहने हैं, कहाँ भाग रहे हैं आप? ऐसे गर्म हो रहे हो? ये भगवा पहने महाराज, कहाँ भाग रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों नहीं करते हो? उनका सिर्फ दिखाने का तरीका है। भाई आप अभी कहो किसी ने नहीं बोला ये। अभी पूरा एक वो पहन लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो भाई? वो गोता लगाएंगे, अच्छा वो आपसे लगा देंगे उसमें। तो इस बात को पूरा देश, आप मोबाइल अटेंड करो तब तक मैं बता पूछता हूँ। इस अपने क्षमता को देश जान चुका है। अब आप कितने भी प्रयास, स्वदेश जी एक सवाल मेरा है, जी बताएं। आप पहली चीज ये क्यों आप तय करोगे कि वो क्या पहने?
दूसरी चीज वो तय करते हैं कि लड़कियां क्या पहने, आप वो तय करते हैं। देखिए रसिका जी, बहन आप बेटियां लोग क्या कपड़े पहने, पर बात वो क्यों तय लेकर करते जा हैं। रहे हैं? टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखिए ना, अच्छा मुद्दे मैं की कह रहा बात हूँ, करिए चलिए ना। मेरा एक सुझाव है, मेरा सुझाव है राहुल गांधी जी को ऐसे ले आइए, उनको हरा पहना लाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनको टोपी लगा लाइए, मैंने हिमाचली लगाई है, वो नहीं, जालीदार लगा ले, टोपी तो मुझे माननीय कोई दिक्कत प्रधानमंत्री नहीं भी है। लगाते हैं, वो जब भी जिनको सजदा करने जाते हैं वो किसी दरगाह पे, तो आपका टोपी वो भी हमारा लगाते पैसा हैं। लेकर जिनको देना चाहते हैं, सर से पांव तक वो टोपी पहन तो ले, वो भी लगाते हैं हमें साहब। क्या करना है? अरे जनाब, हमको टोपी नफरत तो वो भी करते लगाते हैं, हैं, उनके लिए क्यों लेकिन मना कर आप रहे हो? भगवा और से हमने नफरत करते क्यों, ये मेरी समझ में नहीं कुल मिला आया। करके- आप भगवा को देख के भड़क जाते हो एकदम, कुल मिला- ये कुल क्या मिला तरीका, करके अपना आप आपा भले- खो देते हो आप। आपके नेता आते हमारे नहीं में तो है। डॉक्टर हितेश बात में सुरेश जी देखो, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से बोल रहे हैं, फिर आप लेकिन मैं मैं तो समझता बहुत हूं comfortable- नींद उड़ चुकी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय पर की। आप भड़कते नींद उड़ क्यों? चुकी है माननीय अमित और शाह रसिका जी, आप की, जरूर और उनकी पूछिएगा भाषा ये कहने लगी है। कि आप भगवा इस बात को तो देखकर सुन लीजिए, कांग्रेस राजगढ़ क्यों में वो भड़कती आए, है? राजगढ़ में माननीय अमित शाह जी आए। अच्छा, आपको एक चीज और आपको बताओ पता है, सुरेश जी, यहाँ के स्वदेश जी, पुलिस जवानों को स्वदेश किस तरह एक से बात मैं हटाया, आपको और किस बताऊं। तरह से अपमानित किया, क्या वो ये इंसान सुनो नहीं तो, है, महाराज क्या वो सुनो तो, मानव नहीं है? अब पता नहीं कहाँ अरे वो चले गए, नौकरी सुन तो लो। अरे कहाँ नहीं आ गए? अरे भाई, आपके मेरी बड़े बात तो नेताओं की सुन लो। खोल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो। उन्हीं स्वदेश ने जो जी, गाड़ी एक है, मिनट। इनकी आप तारीफ मेरी कर बात रहे हैं। सुन तो सुनिए। लो, ये जो गाड़ी है, ये एसपीजी की अप्रूव गाड़ी है पंकज जी, आप भी जानते अरे हैं पंकज गाड़ी जी। को चर्चा का और विषय क्यों ये बना रहे हो? कम से कम बात जनता आप की लोग करो, कपड़े कानून और की गाड़ी करो, को चर्चा का कानून विषय की मत करो। बनाइए। आपने सुनिए, जैसे एक बात मिनट, मेरी किसानों बात को सुनिए। न्याय दिलाने अरे की भाई, करो। आप ही बात कर रहे हो कि भगवा हितेश क्यों है? जी, भगवा एक क्यों है? मिनट, तो कौन से स्वदेश रंग जी, की? मेरी बात नहीं, सुनिए। एक मिनट, इनसे आप- पूछिए हाँ, क्या मैं- हरे रंग की कर एक ले गाड़ी, मिनट। क्या कर ले, हमें बताइए, और क्यों कर ले? हम क्यों देखिए। आपके हिसाब से कलर पहने, और आप भगवा देख के क्यों भड़कते हो? हम और पहनेंगे भगवा, आप आंखें भी भगवा कर लेंगे, नाक भी, कान सब भगवा, हम सब भगवा करके आएंगे। मैं नहीं बना रहा हूँ, हाँ, हम तो भड़कते कहते रहो हैं आप। हम तो कहते हैं आप कुछ भी भड़कते करो, रहिए आपका आप। विषय है, लेकिन उसमें हमेशा डिबेट नहीं कर भगवा से सकते। आपको आपत्ति है, सुबह से उसे- शाम तक, उसमें सुबह हम से शाम तक विस्तार हिंदुओं से में बड़ा आपत्ति है चैनल है, आपको। इसका समय बोलते जाया हैं नहीं कर हिंदुओं की सकते संपत्ति कि हम लेके गाड़ी आप पे चर्चा मुसलमानों करते को हैं। दे देंगे। हम चाहते हैं कि तो भाई, मुसलमान तो मुसलमानों आप को ये सवाल बोलते हैं सुनेंगे पर्सनल तभी ना लॉ चर्चा बनाएंगे। आगे बढ़ेगी। स्वदेश जी, जी। सुन भगवा लीजिए पे ना उलझ मेरा गया। सवाल। आप भगवा को लेकर बोल रहे थे, आपको नहीं लगता यही राम मंदिर का विरोध करने की ही वजह से आपके साफ हो कई गए। कार्यकर्ता राम मंदिर का पीछे विरोध नहीं हो किया, चले गए? राम क्यों नहीं मंदिर किया? के पट क्योंकि खुलवाने का काम आपके गए हुए साफ हो कार्यकर्ता ऐसा बोले ना, ये हम रसिका थोड़ी जी, बोल रहे रसिका हैं। जी, हाँ। राम मंदिर के पट अच्छा, क्यों खुलवाने नहीं का काम आए आप? स्वर्गीय राजीव गांधी ने क्यों नहीं किया, आए? पर हमने इस पर राजनीति नहीं की। जब प्राण हमने न्यायालय में प्रतिष्ठा हो इसलिए रही छोड़ा थी, तो ताकि क्यों दो नहीं आए? समुदाय वही में तो झगड़ा बात ना है ना हो, सर, ये उपद्रव राजनीति ना का हो देश विषय में। नहीं है, इसको राजनीति से लेकिन कर हम प्राण देखिए, प्रतिष्ठा सबको में इसका नहीं सम्मान अरे करना चाहिए सनातन था। के रक्षक होते हैं शंकराचार्य, जब चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे थे कि आप गलत अच्छा, समय वो भी पर भगवा वो पहनते अधूरे हैं, तो मंदिर उनसे का नाराज इवेंट कर हो रहे हैं, जाओगे। और इवेंट आप इसलिए कर रहे थे कि चुनाव की डेट क्लियर होने वाली थी, आचार संहिता लगने वाली थी। अच्छा, कभी ये राहुल मंदिर का- गांधी जी को मंदिर आपने पूर्ण हो देखा जाता, तब आप शंकराचार्य कर जी के लेते, चरणों तो में? शंकराचार्य उसमें आए नहीं। कभी जो हमारे शंकराचार्य जी के रक्षक चरणों में होते हैं, राहुल गांधी जी को सनातन देखा? सनातन की जो स्वदेश भैया, प्रेरणा देने वाले स्वदेश लोग होते भैया, हैं, सनातन स्वदेश को भैया, मनवाने वाले होते हैं, स्वदेश वो हमारे भैया, शंकराचार्य होते हैं। स्वदेश भैया, शंकराचार्यों ने विरोध स्वदेश किया, हमने भैया, विरोध नहीं किया। स्वदेश आप भैया, लोग सुन तो- का एक-दूसरे की भाजपा बात को के इवेंट overlap को हम कर नहीं रहे हैं। मानेंगे। सुन तो लो हम महाराज। रोज जाएंगे, रामलला अरे के रोज सुन तो- दर्शन करेंगे, लेकिन अरे भाजपा के कर इवेंट में नहीं लोगे, जाएंगे। सुन तो लो, कभी आपने सोनिया जी को श्री चरणों में देखा शंकराचार्य जी के? अरे देखा तो बोलते तो आप शंकराचार्य जी, शंकराचार्य कभी दिखाया आपने? कभी गई हो? सोशल मीडिया नहीं था, अब और सोशल जब तक मीडिया ये चले टीवी गए, चैनल्स नहीं थे तो मोदी आपके जी को पास भी नहीं जवाब देखा। नहीं है, मोदी जी भी क्योंकि अमेरिका आपके में नेता कुछ करते चलाते नहीं थे। है ये। मोदी जी भी मैं मोदी जी वो भी चादरें बता मोदी दूंगा जी भी जो आप मोदी लोग जी भी मजारों कैमरा पर लिए जंगलों भेजते में हैं। घूमा करते थे। मोदी जी तो मगर पकड़ा करते थे, किसने अब देखा? रसिका लेकिन जी मुझे बताइए, इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। सोनिया शंकराचार्य जी की को बराबरी मानते कोई हैं, बहरा ना कर राहुल नहीं गांधी सकती। शंकराचार्य जी के सोनिया पास जी जाते ने हैं, ना हमारी सोनिया जी एक जाती बात है, चलिए ना सुनिए। अयोध्या जी जाते हैं, और हमसे सनातन चिढ़ते की हैं। संस्कृति को आप अच्छा, हमसे बहस को चिढ़ते कहाँ हैं। लेकर आ गए? सनातन की संस्कृति को जो हम सोनिया जी ने सनातनी माना, हैं, हम वो भगवा को आप- मानते वो हैं, हम और तो आप वो नहीं हमको मान पा गाली रहे। देंगे। भारत के नागरिक भगवा को होकर बुरा के कहेंगे, उन्होंने भगवा प्रधानमंत्री की देख के कुर्सी भड़क को लात जाएंगे। मार दी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा सुनेंगे। कि मेरे पति का भी देहांत हुआ है, बहुत शोर कर मैं रहे कम हैं। से कम 1 वर्ष तक किसी भी तरह की राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगी। उन्होंने सनातन को कितने आज भी साल मानती हो गए है, मेरे भाई? और इसी धरती पर क्यों उनका नहीं मानती? मंगलसूत्र चलो मुझे चल, बताओ, एक एक फोटो बार दिखा हुआ दो। इसी एक धरती मिनट। पर, और वो इसी धरती की बस के एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। वो आप नहीं मान देखिए पाओगे।
पाओगे? देखिए, मैं बात कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, ये सवाल था, लेकिन उसके बाद जवाब गाड़ी पर बात हो गई और फिर कपड़े पर बात हो गई। तो आप लोग आपस में लड़ लीजिए, मैं छत्तीसगढ़ का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान हुआ है। क्या कहती है सीटें? मृगेंद्र पांडे, ब्यूरो चीफ, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, समझाइएगा, इन 3 सीटों पर क्या स्थिति? चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगातार आप कवर भी कर रहे थे और राजनीति को भी बखूबी समझते हैं, एनालिसिस करिएगा।
जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जो 3 सीटें थी उसमें सबसे हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट थी। राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के वर्तमान सांसद संतोष पांडे हैं। यहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है, 2 से 2.5% अभी तक बढ़ा है। हालांकि अंतिम फिगर आएगा तो पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5-3% मतदान बढ़ना ये बताता है मतदाताओं में बड़ा उत्साह था। और ये उत्साह क्योंकि हम लोगों ने भी कवर किया और लोगों ने भी देखा, तो ये मेन उत्साह जो था, एक तो जो राम मंदिर बना है अयोध्या में उसको लेकर था, दूसरा आदिवासी इलाका भी आता है इसमें, आदिवासी इलाकों में भी वोट परसेंट बढ़ा है। तो वो उन इलाकों में क्योंकि पिछली 3-3.5 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी है, मोदी की गारंटी लागू हो रही है, उस लिहाज से वो मतदाता भी घर से बाहर निकले हैं। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जो तापमान था लगभग 40 डिग्री के आसपास था, उस लिहाज से वोट परसेंट बढ़ना अपने में एक बताता है कि मतदान के प्रति लोगों में उत्साह है। दूसरी जो सीट थी महासमुंद, वहाँ राजनांदगांव की थोड़ी और बात कर लेते हैं। राजनांदगांव में 1-2 जगह छुटपुट जगह विवाद भी हुआ। भूपेश बघेल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको लेकर विवाद हुआ, नारेबाजी हुई, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली। और जो महासमुंद है, महासमुंद में भी 1-2 जगह ईवीएम को लेकर गड़बड़ी आई। ईवीएम के सीरियल नंबर को लेकर तो कांग्रेस विधायक चतुरी नंद विरोध में थी, तमाम चीज़ें थी, वहाँ भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। महासमुंद कुछ इलाका जो है आदिवासी बेल्ट आता है, नक्सल प्रभावित है, इसलिए उसको दूसरे चरण में शामिल किया गया है। ये दोनों सीटें जो है आंशिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में है, लेकिन दोनों सीटों में 2 से 3% का मतदान बढ़ा है। कांकेर की बात करते हैं, जहां नक्सली घटना हुई थी पिछले दिनों, जहां 29 नक्सलियों को मारा गया था, वहां पर मतदान की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। एक तरह से ये लग रहा था कि नक्सलियों के कारण मतदाताओं में एक भय है और वो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कुल मिलाकर जो सेकेंड फेज की तीनों सीटें हैं वहाँ 2 से 2.5% मतदान 2019 के मुकाबले बढ़ा है। तो ये लगता है कि मतदाताओं का जो भरोसा है वो वर्तमान से, क्योंकि जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति लोगों की उम्मीद जो है उम्मीदों पे खरी उतरी, इसलिए वोट परसेंट बढ़ता है। जी रसिका जी, ठीक है। तो देखिए, समझा रहे थे मृगेंद्र की मतदान प्रतिशत क्यों बढ़ा, और हमने देखा है कि कांकेर में कुछ दिन पहले ही 29 नक्सलियों को हमारे जाबाज जवानों ने मार गिराया। और उसके बाद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, या गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे, या डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा था कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, और उसकी एक कोशिश की गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जनता में विश्वास देखने को मिला, और ये देखा जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे, हो सकता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे। और इसी विषय पे चर्चा आगे भी करेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर सेकेंड फेज में वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत काफी कम है, और इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और पंकज जी भी समझा रहे थे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि मतदान प्रतिशत जब कम होता है तो क्या स्थिति बनती है, और मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है इसकी भी स्थिति समझा रहे थे मृगेंद्र पांडे रायपुर से। पंकज जी, मैं फिर आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि हम इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि मतदान प्रतिशत आखिर मध्य प्रदेश में क्यों कम देखने को मिल रहा है इस बार, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, अभी मृगेंद्र पांडे जी ने कहा कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका मतलब लोग सरकार के काम से खुश हैं। तो मध्य प्रदेश में आप अगर उसी दृष्टि से मतदान प्रतिशत को देखते हैं और मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश नहीं हैं? लेकिन इस तरह का हम कोई विश्लेषण इस वक्त नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रेंड आपको समझना होगा कि जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, दोनों राज्यों में वोटिंग परसेंटेज और सरकारों का बनना या गिरना एक जैसा रहा है। लगभग पहली बार इस ट्रेंड में अंतर देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा अंतर है कि मध्य प्रदेश में मतदान कम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रहा है। जबकि आज तक 2003 से अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा या लोकसभा, दोनों राज्यों ने लगभग एक जैसी वोटिंग की है। अगर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन इस बार ये जो ट्रेंड अलग दिख रहा है, इससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर दोनों राज्यों में अलग अलग नतीजे आएंगे
और पहले जैसा ट्रेंड, जैसे पिछली बार 1 सीट आई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में 2 सीट थी। तो मुझे लग रहा है कि ये मतदान प्रतिशत का बड़ा उलटफेर है और इसका एक लंबा विश्लेषण होना चाहिए। जहां तक कम प्रतिशत की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कम प्रतिशत को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, उसके अलावा कोई स्टार कैंपेनर दिखाई नहीं दे रहा था पहले चरण के समय तक। लेकिन जैसे जैसे पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, आप उनके बयानों को देखिए। 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। इस समीकरण से आप समझिए कि वे पूरी 29 सीट पर और स्टार प्रचारक खोज रहे हैं। और आज उन्होंने गुना में कहा है कि मैं केपी सिंह यादव, जो वहां के पूर्व सांसद है और अब वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, कि केपी यादव का भी पूरा उतना सम्मान रहेगा और गुना से आपको 2 लोग मिलेंगे, केपी यादव और सिंधिया। तो इन बयानों से आप समझिए कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होना भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और जैसा कि कहा भी इन्होंने कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़े। मृगेंद्र, क्या इसका इम्पैक्ट, हम जैसे कांकेर सीट का भी जिक्र कर रहे थे, और ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी एक तरफ हम देखते हैं और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश समझ में आती है आपको? ऑल ओवर समझाइएगा इसको। देखिए, पंकज जी ने बहुत सही कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शन के वोटिंग परसेंट हैं या ट्रेंड हैं वो लगातार लगभग सेम रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में, जहां पंकज जी ने बताया कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह के दौरे कम हुए, छत्तीसगढ़ में वो बात नहीं रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 4 लोकसभा क्षेत्र में गए और उस प्रचार अभियान के दौरान करीब उन्होंने 7 लोकसभा क्षेत्र को कवर किया। ठीक वैसे ही ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जो है रात रुके हैं छत्तीसगढ़ में। ये एक अलग तरीके का मैसेज देने का उनका स्टाइल रहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह के भी लगातार दौरे हो रहे हैं और उनकी भी 5 सभाएं हो चुकी हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। तो भाजपा ने अपने जो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी बड़े नेताओं के दौरे करा दिए। राजनांदगांव हो या महासमुंद हो या कांकेर हो, सब जगह बड़े नेताओं के दौरे हुए हैं। और बीजेपी ने इस बार जो नया ट्रेंड, नई चीज निकाल कर लाई थी, वो ये था कि जो बूथ है, बूथ पर 376 वोट बढ़ाना है। तो ये जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उस पर ये पिछले दिसंबर के बाद से ही लग गए थे और लगातार बूथ लेवल पे वोट परसेंट बढ़ाने की बात थी। उसका एक रिफ्लेक्शन, ऐसा माना जा रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। कुल मिलाकर देखिए, अगर यूपी जो की स्टार सीट कैंपेनर होती या फिर कोई ऐसा राज्य जहां ज्यादा लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखने को मिलती, तो सवाल नहीं खड़े होते। ये होता कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में मेहनत कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, 11 लोकसभा सीट है, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है। लेकिन जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी करती दिखाई दी, तो एक संदेश देने की कोशिश मान ले हम कि जो 400 पार का नारा है उसको पूरा करना है और एक एक पाई से जोड़ेंगे 400 सीट। इसमें कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते हैं। निसंदेह आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि भाजपा के लिए 400 पार का लक्ष्य एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसे पार करना, क्योंकि एनडीए गठबंधन के भी सहयोगी दल हैं, वो दोनों भाजपा और एनडीए गठबंधन को मिलाकर 400 जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 सीट जो है वो भाजपा कैंडिडेट हैं और इन सीटों पर अगर 1, 2, 4 सीटें घटती हैं तो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ 400 पार कर पाना हो सकता है मुश्किल हो। इस लिहाज से भाजपा ने, क्योंकि पहले 2 चरण की सीटें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, यहीं से जो वेव निकलेगी, जो ट्रेंड निकलेगा, वो आगे के चरणों में जाता है। आप देखे होंगे लगातार यही रहता है कि पहले 2 चरण में भाजपा को बढ़त मिली तो आगे के चरण में भी मिलेगी, अगर नहीं मिली तो आगे के चरण में भी। तो बीजेपी इस लिहाज से कि पहले 2-3 चरण जो चुनाव होने हैं वहां अपनी बढ़त बरकरार रखें। और छत्तीसगढ़, क्योंकि 11 सीट बीजेपी लड़ रही है, कोई सहयोगी दल नहीं है, ऐसे में 11 सीट यहां से जीतना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया है। इस लिहाज से बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। ठीक है, ठीक है। स्वदेश जी, मैं आपका एक लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र कर रहे थे, भी आप सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की वाकई में रणनीति देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को थोड़ी और मेहनत करनी थी?
बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो मैं 35 वर्ष से राजनीति में हूँ और जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो हम प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी थे। हमारा आना जाना बराबर रहा है। मैं अभी 2 महीने पहले भी गया था, चाहे वो नारायणपुर हो चाहे बीजापुर, जहाँ घोर नक्सलवाद है वहाँ मेरा काम चल रहा है, वहाँ से लेकर के चाहे सरगुजा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे कोरबा हो, मैं पूरे क्षेत्र से वाकिफ हूँ और वहाँ की संस्कृति से वाकिफ हूँ और वहाँ का वोट प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से लेके अब तक वो वोट डालते हैं और खूब जबरदस्त तरीके से वोट डालते हैं। और उसको इससे जोड़ा जाना, जैसे विश्लेषक पत्रकार विश्लेषक पंकज जी ने जैसा कहा है, विश्लेषण करना आपका काम है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की नब्ज को जो मैंने देखा है, महसूस किया है, वहाँ वोट डालने का कुछ तरीका ही अलग है और वहाँ तो वोट गिरता ही गिरता है। उस दिन तो छुट्टी होती है, वो एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है, उस दिन कोई काम पर नहीं जाता है। अब वो अलग बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल, तो देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और उसको उत्सव की तरह मनाना भी चाहिए। मतदाताओं को घर से निकलना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, यानी छत्तीसगढ़ इसमें कारगर साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश, जैसा कि स्वदेश जी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना उनके हिसाब से ये है। तो इस डिबेट को हम यही खत्म करेंगे और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।